वो बाहर के लोग जो हजारों किलोमीटर दूर से आकर हमारे समंदरों में हमें डराने की कोशिश करते हैं, उनका ठिकाना और कोई नहीं बल्कि इन समंदरों की गहराइयां हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक चिलिंग मैसेज दिया है अमेरिका के लिए और दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने प्लान्स बना रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर की नई स्टेटमेंट, जिसको हम ईरान की पॉलिसी स्टेटमेंट समझ सकते हैं। हम देखेंगे ईरान की थिंकिंग और दूसरी तरफ अमेरिका क्या करने का सोच रहा है। कितने चांसेस हैं इस जंग के रिज्यूम होने के, लेकिन इससे पहले हम नजर डालेंगे पाकिस्तान के उन 6 लैंड कॉरिडोर्स पर जो पाकिस्तान ने खोले हैं ईरान के लिए। आइए जानते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये मैसिव डेवलपमेंट और हम देखेंगे कि किस तरह इससे अमेरिकन एक्शंस अंडरमाइन होते हैं। आइए जानते हैं। आपको याद होगा हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए ईरान का एक नया रास्ता तलाश किया है गब्द रिमदान बॉर्डर पॉइंट के जरिए। गब्द बलूचिस्तान का वो पॉइंट है जो ईरान के रिमदान पॉइंट से कनेक्ट करता है, जो पाकिस्तान के एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न रीजन में है और गवादर और चाबहार के दरमियान में है। पाकिस्तान की आखिरी बंदरगाह जीवनी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां से पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ईरान को कनेक्ट करेगा। ये तो थी वो डेवलपमेंट जिसमें हमने देखा था कि किस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बाईपास कर लिया है और सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी का एक नया रूट निकाल लिया है। अब ये खबर आई है कि पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर 6 लैंड कॉरिडोर्स का आगाज कर दिया जो ईरान के अंदर एंटर होंगे और सेंट्रल एशिया तक भी जाएंगे। अब इनका मकसद क्या है? इन लैंड कॉरिडोर्स का मकसद ये है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स पर जो एक बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है, जो क्लस्टर क्रिएट हो गया है, उसको कम करना है। इनमें बहुत से कंटेनर्स का ताल्लुक ईरान से है जिनकी तादाद तकरीबन 3000 बताई जा रही है और वो पाकिस्तान जल्द अज जल्द ईरान वापस भेजना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की पोर्ट्स पर वो कैपेसिटी नहीं है, तो वो पाकिस्तान ने ईरान के हवाले करनी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से भी कनेक्टिविटी जारी रखेगा। और जो ट्रक सेंट्रल एशिया में जाएंगे वो सेंट्रल एशिया का माल भी यहाँ पर लेकर आएंगे। तो सेंट्रल एशिया के पास फिलहाल ईरान की पोर्ट्स की ऑप्शन तो खत्म हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से, डबल नाके की वजह से। तो इसलिए पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं गवादर और कराची, उन पर एक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ चुकी है। सेंट्रल एशिया से बहुत सा सामान आ रहा है और सेंट्रल एशिया का बहुत सा सामान कराची और गवादर पर फंसा भी हुआ है। और यहाँ पर पाकिस्तान को एक ये भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि गवादर फुली ऑपरेट है। गवादर को पूरी तरह से फंक्शनल कर दिया पाकिस्तान ने, जिस पर एक्टिविटी स्लो डाउन का शिकार थी। तो गवादर भी अपनी फुल कैपेसिटी पर इस वक्त काम कर रही है। और ये जो 6 कॉरिडोर्स हैं ये आप देख सकते हैं। एक तो है गवादर गब्द कॉरिडोर, यानी जो ईरान की चीजें गवादर पर पड़ी हुई हैं वो हम गब्द की बॉर्डर क्रॉसिंग पर उनके हवाले कर देंगे। उसके अलावा फिर हम पोर्ट कासिम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पोर्ट कासिम पर जो बहुत से कंटेनर्स फंसे हुए हैं उनको हमने ईरान पहुंचाना है ताफ्तान के जरिए। खुजदार और दालबदीन से होते हुए वो ताफ्तान तक जाएंगे। ताफ्तान भी एक अहम बॉर्डर क्रॉसिंग है पाक ईरान के दरमियान, और इनमें से एक बॉर्डर पॉइंट पर आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरान के लेट प्रेसिडेंट रईसी ने मुलाकात की थी। और ये जो तिजारती राहदारियां हैं, जो बॉर्डर मार्केट्स हैं, इनको फुली फंक्शनल करने पर इत्तफाक हुआ था। और तब से ही पाकिस्तान और ईरान इस चीज पर काम कर रहे हैं कि अपनी जो लैंड ट्रेड है उसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है और एटलीस्ट जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर ट्रेड को किस तरह एनहांस किया जा सकता है। पोर्ट कासिम को ना सिर्फ ताफ्तान से कनेक्ट किया जा रहा है बल्कि गब्द से भी कनेक्ट किया जा रहा है, यानी जो सारी आपकी सदर्न कोस्ट है पाकिस्तान की कोस्टल हाईवे, वो यानी पोर्ट कासिम जो कराची में है वो पूरी कोस्टल हाईवे से होती हुई गब्द तक जाएगी। इसके अलावा गवादर को सिर्फ गब्द बॉर्डर क्रॉसिंग से ही कनेक्ट नहीं किया गया बल्कि उसको ताफ्तान से भी कनेक्ट किया गया है खुजदार, दालबदीन, नौकुंडी के जरिए। यानी ईरान के वो ऑर्डर्स, वो ट्रेड जो बाकी दुनिया से आई है वो इस वक्त पाकिस्तानी पोर्ट्स पर लंगर अंदाज है, तो उसको ईरान तक पहुंचाना है। और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो 6 लैंड कॉरिडोर्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है। अब इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक नई बहस चल पड़ी है इस चीज की पॉसिबिलिटी कि क्या ईरान पाकिस्तान
पाकिस्तान की पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इस पॉसिबिलिटी के ज़रिए इस अरेंजमेंट की बात करें तो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का अभी ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये 6 लैंड कॉरिडोर्स का आगाज़ हमने इसलिए किया है कि जो एक बोझ पड़ा हुआ है हमारी पोर्ट्स पर, जो वो ओवरलोडेड हुई हुई है, उन पर से बोझ कम करना है और सेंट्रल एशिया और ईरान का जो सामान है वो उनको वापस देना है। पहला टास्क वो है हमारा। उससे ज़ायद फिलहाल पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं और इवन ईरान में भी कुछ हल्के इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो यूएस का नेवल ब्लॉकेड हमने किस तरह नकारा बना दिया, किस तरह उसको कैंसिल कर दिया, अब हम पाकिस्तानी पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रहे पाकिस्तान का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपनी पोर्ट्स पर से लोड कम करना है और इन 6 लैंड कॉरिडोर्स का आगाज इसलिए किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान का ये मकसद है सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी ईरान के जरिए, क्योंकि अफगानिस्तान से ताल्लुकात हमारे ख़राब हो गए हैं। अफगानिस्तान ने खुद ऐलान किया था कि हम ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से ख़त्म कर रहे हैं, हम ईरान की तरफ जाएंगे। अब इस वक्त अफगानिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि ईरान की भी पोर्ट्स बंद पड़ी हैं, तो उनके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड हो चुका है टोटल। सेंट्रल एशियन स्टेट्स के पास तो अभी भी पाकिस्तान की ऑप्शन है, ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह के पास, लेकिन अफगानिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि खुद इन्होंने कहा था कि हम बंद कर रहे हैं ट्रेड। अब कोई सेटलमेंट हो तो वो अलग बात है। और चाइना के साथ पाकिस्तान का जो सी पैक है, ऐसे लगता है कि उसकी अहमियत अब मजीद बढ़ने जा रही है, क्योंकि अब ये शॉर्टेस्ट रूट, इसकी अहमियत में मजीद इजाफा होगा और कम से कम चाइना और पाकिस्तान इससे भरपूर फायदा उठाने की पोजीशन में है। और सी पैक के जरिए चाइना की ये ख्वाहिश है कि वो अफगानिस्तान और ईरान को कनेक्ट करे। और आजकल चाइना बड़ी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक बार फिर सुलह हो जाए। ये रीजन के मफाद में है कि अफगानिस्तान ने पास्ट में जो गलतियां दोहराई हैं वो उनको ना करे। बात करें पाकिस्तानी पोर्ट्स की तो वहां भी एक्टिविटी में इजाफा देखा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंदिश की वजह से। और अभी क्या हो रहा है कि दुनिया भर की जो कमर्शियल शिप्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के सदर्न पार्ट से किसी ना किसी तरह होकर निकल रही हैं, या फिर वो बाबुल मंडब स्ट्रेट से आ रही हैं, वो कराची पोर्ट का रुख कर रही हैं, और वहां पर कराची पोर्ट के लिए चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इसीलिए अब स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात हो रही है, डॉकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात हो रही है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ ईरान की भी बात करें तो वो भी पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी नहीं चाहते। वो इस बारे में पुरज़म है कि हम यूएस का नेवल ब्लॉकेट तोड़कर दिखाएंगे, क्योंकि ईरान इस चीज में बड़ा प्राइड लेता है पर्शियन गल्फ के हवाले से। अभी रिसेंटली उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि 17वीं सदी में हमने पुर्तगाली एम्पायर को शिकस्त दी थी और उनको यहां से निकाला था, उनकी अग्रेशन से लड़े थे हम। तो हमारी एक पास्ट ग्लोरी है, ये इलाके हमारे हैं। और यही स्टेटमेंट्स अभी हम देखेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर की, जो बड़ी माना खेज हैं। तो इसी सिलसिले में मुश्तबा खामेनाई की जो स्टेटमेंट है ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, वो बहुत ज्यादा डीप है। वो बड़े सोच समझकर उन्होंने जारी की है स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमें धमकियां देते हैं उनकी जगह इन समंदरों की गहराइयों में है। और इसके अलावा उन्होंने न्यूक्लियर के हवाले से भी एक किस्म की पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि हम हर हाल में अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारे कौमी असासे हैं जिनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर का इशारा है ईरान की एनरिच यूरेनियम जो कि 60% तक है, जो 400 किलोग्राम इस्फहान के करीब दफन है। और न्यूक्लियर टॉक्स में अमेरिका ये डिमांड कर रहा है कि ये एनरिच यूरेनियम हमें दी जाए, हम आपको वापस थोड़ी थोड़ी करके देंगे। ईरान कहता है कि ये हमारा कौमी असासा है, ये हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है, ये हमारे जमीन का हिस्सा है जिसको हम आपको कभी भी नहीं दे सकते। और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये हमारे नेशनल एसेट्स हैं। और ईरान की अगर हम अप्रोच देखें पिछले कुछ दिनों से तो वो काफी सख्त हुई भी है। ईरान के अंदर जो हल्के हैं शायद अब वो ये समझते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं और हमें अग्रेसिव पोस्चर अपनाना होगा। हम जितना दबेंगे ये इतना ही हमें दबाएंगे। लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले न्यूक्लियर से भी। जो ईरान न्यूक्लियर के हवाले से थोड़ी बहुत कंसेशंस देने को तैयार नजर आ रहा था, इस वक्त वो सीन नजर नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि पर्शियन गल्फ रीजन का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है और अमेरिका के बगैर है, और हम इस हवाले से अपने लोगों की खिदमत करते रहेंगे। वी शेयर अ कॉमन डेस्टिनी विद आवर नेबर्स अक्रॉस द पर्शियन गल्फ एंड द सी ऑफ ओमान। और उन्होंने यहाँ पर सारे नेबर्स के लिए एक कॉमन डेस्टिनी का पैगाम दिया कि हम सबका फ्यूचर शेयर्ड है और ये बाहर की ताकतें हैं जो हमारे दरमियान तफरका फैलाती हैं।
और इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी जगह और कोई नहीं बल्कि इन समंदरों की तहें हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से हमने दुश्मन को क्रशिंग डिफीट से दोचार किया है और इसमें ईरानियन रेजिस्टेंस और यूनिटी ने अपना किरदार अदा किया है। और साथ ही उन्होंने मजाक उड़ाया यूएस बेसिस का कि वो लोग जो खुद अपना दिफा नहीं कर सकते वो अपने एलाइज का क्या दिफा करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये रीजन तरक्की करेगा जब यहाँ से यूएस बेसिस का खात्मा होगा और हमने वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये जो चेन ऑफ विक्ट्रीज हैं इनको हम जारी रखेंगे अपनी रेजिस्टेंस और अपनी कैपेबिलिटीज के जरिए। और उन्होंने कहा कि यूएस की प्रेजेंस इस रीजन में इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी रीजन है। और मजीद कहा कि ये जो पूरा पैराडाइम है, इनकी जो बेसिस हैं ये रेजिलियंट नहीं है और इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, वो दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगी। और यहाँ पर उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया, द यूएस वर्शिपर्स इन द रीजन। द यूएस फ्लिमजी बेसिस लैक द रेजिलियंस एंड कैपेबिलिटी even to ensure their own safety, let alone provide any hope for US dependents and the US worshippers in the region। यानी अमरीकी पुजारियों को ये बेसिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पाई और यहाँ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वो अमेरिका के बगैर होगा। और उन्होंने कहा कि इस्लामिक ईरान मेक श्योर करेगा पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी और कोई नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान इनकी एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर देगा। और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से जो नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाएगा वो सब के लिए फ़ायदेमंद होगा, इन सब रीजनल ममालिक के लिए। और उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ हमारा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक असासा है जिस पर हिस्टोरिकली बहुत सी ईवल एम्पायर्स की नज़र रही है और बहुत से शैतानों की लालच की नज़र हुआ है ये। और उन्होंने मेंशन किया पास्ट में अग्रेशंस का यूरोपियंस और अमेरिकन की जानिब से। उन्होंने पुर्तगाली अग्रेशन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली इन कब्जों को छुड़वाने में हम ही कामयाब हुए। इससे यह भी पता चलता है कि यहाँ पर वो ईरानियन नेशनलिज्म को इन्वोक कर रहे हैं, मजहब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही ईरानियन नेशनलिज्म उसका प्राइड उसको भी एग्जिबिट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री का मोस्ट रीसेंट डैमेज जो क्रिएट करने की कोशिश की है इस रीजन पर, अमेरिका बहादुर ने करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि 9 करोड़ नोबल ईरानियंस हम रिगार्ड करते हैं अपने स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज पर। नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे नेशनल एसेट्स हैं। हम इन सब एसेट्स का दिफा इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह हम अपने समंदरों का दिफा करते हैं, हम अपनी ज़मीन का दिफा करते हैं और अपनी फ़िज़ाओं का। तो ये कलमात उन्होंने कहे हैं। और दूसरी तरफ भी हम ईरान की लीडरशिप की तरफ नज़र दौड़ाएं, चाहे मिलिट्री हो या पॉलिटिकल हो, वो काफ़ी एग्रेसिव हुई भी है। ईरान की जो नेवी के कमांडर हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने एक ऐसा लीथल वेपन तैयार किया है जिससे इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। IRGC के कमांडर ने कहा कि अब अगर हमारी तरफ स्ट्राइक्स की गई, हम पर हमला किया गया, तो हमारी लॉन्ग और पेनफुल स्ट्राइक्स के लिए तुम तैयार रहो। और इसी तरह ईरान के दूसरे कमेंटेटर्स को भी देखें तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये हमारी फाइनल बैटल होगी, हम इस तरह लड़ेंगे जैसे ये आखिरी जंग है, डू और डाई, और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे इसमें। और ये हमने पहले ही देखा है कि अरब ममालिक को ये पहले ही धमकियां लगा चुके हैं। जो ममालिक अमेरिकन का साथ दे रहे हैं, जिनको सुप्रीम लीडर ने अभी उनका पिट्ठू करार दिया है, यानी जो अमेरिका के पुजारी हैं। और दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो वो अमेरिका के जो जंग में होने वाले नुकसानात हैं उनको हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त डिफरेंट जगहों पर ये रिपोर्ट्स छप रही हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका का। कहीं $25 बिलियन आ रहा है, कहीं $30 बिलियन आ रहा है, जबकि ईरान का ये क्लेम है कि अमेरिका यहाँ पर $50 बिलियन से ज़ायद एग्जॉस्ट कर चुका है। और ये भी हमने देखा है कि इनकी जो मिसाइल कैपेसिटी है, जो इंटरसेप्टर्स की कैपेबिलिटी है, वो कितनी हद तक कंज्यूम हुई है। और इसलिए यहाँ पर जंग को रोकना खुद अमेरिका के मफाद में था। और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इजराइल फर्स्ट ऑलवेज मीन्स अमेरिका लास्ट। इस नैरेटिव को भी अब ईरान आगे लेकर चल रहा है कि किस तरह अमेरिका इजराइल के इंटरेस्ट को पूरा करता है। और अब तो ये बात हर अमेरिकन की जुबान पर आम हो रही है कि हम इजराइल की खातिर इस जंग में क्यों गए हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं पेंटागन से और सुनने में आ रहा है कि कोई नया हमला किया जा सकता है बहुत जल्द। यहाँ पर यूएस अपने आप को रीआर्म कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर एक और नैरेटिव पैरेलल में चलाया हुआ है। ट्रंप का नैरेटिव ये है कि हमने ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया है। वो बारहा ये कहते रहते हैं कि हमने उनकी नेवी उड़ा दी, आर्मी उड़ा दी, एयरफोर्स उड़ा दी, हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह बर्बाद कर दिया, हमने उन पर नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है। यानी बेसिकली पॉलिटिकली वो यहाँ पर एक माइलेज रखना
चाहते हैं, लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने यहाँ पर ईरान को शिकस्त दी है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के अंदर देखें तो वहाँ पर मामलात ही और हैं। तो यूएस चूंकि एक बहुत बड़ी सुपर पावर है जो किसी हद तक ह्यूमिलिएट हुआ है इस जंग में, लेकिन वो अभी भी पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक ऐसा हमला उन्होंने करना है जिसमें एक फेस सेविंग मिले उन्हें, क्योंकि अभी फेस सेविंग नहीं मिल रही उन्हें, उनकी बेसिस तबाह हुई हैं, उनका बहुत सा नुकसान हुआ है, यूरोपियन एलाइज उनको छोड़ गए, तो अब वो फेस सेविंग के लिए एक नाका उन्होंने लगाया हुआ है, यानी एक अग्रेशन उन्होंने दिखानी है अपनी कि हम हैं सुपर पावर। लेकिन यहाँ पर खुद अमेरिकन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लगाकर अपना ही नुकसान कर रहा है। अमेरिका इस रीजन को पूरी तरह समझता ही नहीं है कि ईरान ने पिछले 40 सालों तक सैंक्शंस को इवेड किया है, उसके पास खुफिया रास्ते हैं, उसके पास कैस्पियन सी का रास्ता है रूस से कनेक्ट करने का, सेंट्रल एशिया से वो चाइना को कनेक्ट करता है, और अब आप देख लें पाकिस्तान के रास्ते भी उन्होंने दरियाफ्त करना शुरू कर दी हैं। कम से कम एक साइड की ट्रेड तो फिलहाल हो रही है कुछ दिनों की, जिसका रेवेन्यू और जो चीजें ईरान को मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिका से, जो अपना नुकसान तो करवा बैठे हैं, ईरान पर ब्लॉकेड लगाकर वो वाले नताइज हासिल नहीं कर पा रहे। और इससे यही हमें पता चलता है कि यूएस इस रीजन को समझता ही नहीं है और इसलिए हमेशा ह्यूमिलिएट होकर निकलता है। जिस तरह अफगानिस्तान में ये निकले, तालिबान की हुकूमत गिराने आए और 20 साल बाद उन्हीं से मुआहदा कर रहे थे। और यहाँ पर हमें क्लियरली अमेरिकन और इजरायलीज की एक डेस्परेशन, एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है कि हम इनको क्यों नहीं हरा पा रहे, और ये इनको हरा पाएंगे भी नहीं। जो हमने इस वीडियो में आपको बताया था 1 महीना पहले, इनका जो डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है, मोज़ेक डिफेंस डॉक्ट्रिन, इसके तहत ये ईरान को नहीं हरा सकते जब तक ये एटम बॉम्ब ना फेंक दें, ये ईरान की पूरी लीडरशिप को भी खत्म कर दें। लेकिन लोकली IRGC के कमांडर्स इनको तंग करते रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तालिबान इनको 20 साल मारते रहे। खुद भी मुल्क का बहुत सा नुकसान हुआ, तो मुल्क का तो नुकसान जरूर होगा, लेकिन अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल नहीं होंगे। आप खुद अंदाजा लगाए ना कि 20 साल अमेरिका यहाँ रह के गया, क्या किया? तालिबान को हुकूमत दे दी, जो पहले से ज्यादा हार्डलाइनर होकर वापस आए हैं, और उस केस में तो सारी इत्तेहादी फौज थी, इस दफा तो है भी सिर्फ अमेरिका। वो इत्तेहादी फौज वो तालिबान के लीडर्स को पकड़ती थी, ले जाती थी, वो पता नहीं कहां कहां उनको बंद भी रखा है, फिर छोड़ा है, तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होकर वापस आए हैं। तो यहाँ पर आप सिचुएशन देख लें, IRGC का जो स्ट्रक्चर है वो तालिबान के मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत है। तालिबान के अंदर इतनी कोहिजन और इतनी यूनिटी नहीं थी जो इनके अंदर है। इनकी आबादी भी ज्यादा है और इनकी ज्योग्राफी भी बहुत डीप है। ये एक मुल्क कई जगहों से कनेक्ट करता है, चाइना से कनेक्ट करता है, रूस से कनेक्ट करता है, अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हराना इतना आसान नहीं है। ये सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। तो यूएस यहाँ पर समझ ही नहीं पाया कि ये किस गहरी दलदल में फंसने जा रहा है, और अब इनको निकलने की भी समझ नहीं आ रही कि किस तरह निकलें, क्या फेस सेविंग हासिल करें। और उसके लिए पॉसिबली एक नई स्ट्राइक प्लान हो रही है, एक ऐसी बड़ी स्ट्राइक होगी मोस्ट प्रोबेबली जिसके बाद यूएस क्लेम करेगा कि जी हमने तबाह बर्बाद कर दिया सब कुछ और अब हम निकल रहे हैं। और यूएस को शायद ये समझ आ गया है कि हम यहाँ पर कुछ अचीव नहीं कर सकते। ये समझे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करके, अली लारेजानी को मारकर, ये टॉप फिगर्स को, IRGC के कमांडर्स को खत्म करके हम जीत जाएंगे, ईरान तितर बितर हो जाएगा। ईरान तितर बितर नहीं हुआ और आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास है। ये ईरान ने जो रेजिलियंस और रेजिस्टेंस दिखाई है, ये हम आपको बहुत सालों से बता रहे थे। ईरान की डेप्थ के बारे में, ईरान के कैरेक्टर के बारे में अभी भी यूएस की इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान के पास मिसाइल्स पड़े हैं, उसी तरह इनकी ट्रेड भी वैसी जा रही है, इनके लैंड कॉरिडोर्स एक्टिवेट हैं। पाकिस्तान, चाइना, रूस के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया के साथ, तुर्की के साथ, जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब वो ज्यादा अग्रेसिवली कर रहे हैं, वो ज्यादा नए तरीके ढूंढ रहे हैं। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि ईरान के मैसेज में एक एग्रेशन नजर आ रही है। वो कह रहे हैं दफाओ, हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, तुमने हम पर हमला करना है, आओ हम तैयार हैं। ये एटीट्यूड अब हमें नजर आ रहा है ईरान की जानिब से। ईरान कह रहा है कि हम बातचीत तब करेंगे जब तुम नेवल ब्लॉकेड खत्म करोगे। और ईरान को बेशक उससे कोई ज्यादा नुकसान हो भी नहीं रहा, कई कश्तियां उनकी निकल भी रही हैं, लेकिन ईरान का ये मैसेज है, सिंबॉलिक मैसेज, कि तुमने अगर अपनी आवाम को सिंबॉलिक मैसेज देना है तो ये ड्रामेबाजी हमारी कॉस्ट पर नहीं होगी। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये नेवल ब्लॉकेड भी लगाया हुआ है कि कुछ ना
कुछ तो दिखाएं दुनिया को और अपनी आवाम को कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। हमने बड़ा तंग किया हुआ ईरान को, पूरी इकोनॉमी उनकी चोक कर दी है, पूरी मिलिट्री उड़ा दी है। और डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है नेतन्याहू को कि ईरान का सेटअप गिरा नहीं। और जो अमेरिका में भी जो पावरफुल हल्के समझ रहे थे कि ये 1-2 महीने की स्ट्राइक्स के बाद गिर जाएंगे, वो नहीं गिरे। और इनका जो इन डेप्थ स्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, वो ईरान को सस्टेन रखे हुए है। और ये 20 साल भी गुजर जाएं, ये इसी तरह रहेगा। अगर ये 20 साल भी जंग जारी रहती है, ईरान का मुल्क तो तबाह हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो जाएगा, लेकिन यूएस और इजराइल को भी ये पेन पहुंचाते रहेंगे। और अभी आप देख लें, ये 1.5-2 महीना उसी का ट्रेलर है। ये सब कुछ जो भी हुआ है, इसकी एपिसोड्स आगे भी लग सकती हैं। लेकिन वही बात है कि उस एपिसोड का क्या नतीजा निकलेगा, यूएस को क्या मिलेगा। रिजीम चेंज तो नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरी तरफ यूएस को स्ट्रेटेजिक लॉसेस मिल रही हैं, इनकी बेसिस तबाह हो रही हैं, इनका जीसीसी के साथ जो कनेक्शन है वो खत्म हो रहा है। अभी ये जो ओपेक में एक दरार हमने देखी है, इसकी वजह से सऊदी अरब और यूएसए के ताल्लुकात खराब होंगे। जीसीसी की स्टेट्स अब अमेरिका पर किस तरह भरोसा कर सकती हैं कि वो बेसिस जिन्होंने उन्हें बचाना था वो अपने आप को नहीं बचा पाए। फिर आप देखें यूरोप का जो एटीट्यूड है वो अग्रेसिव हो रहे हैं इसराइल की तरफ, वो ईरान के अंदर एम्बेसीज रीओपन कर रहे हैं, वो सैंक्शंस में नरमी की बात कर रहे हैं और इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने की बात कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका की मदद के लिए नहीं आया। और दूसरी तरफ आप देखें कि ईरान का जो चाइना और रूस के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो एक प्लान है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूएस का पेट्रो डॉलर यहाँ पर मार खा रहा है। जो ईरान ने नई इक्वेशन सेट करने की कोशिश की है कि जो यहाँ से गुजरेगा वो लोकल करेंसी में पे करेगा या ईरान की करेंसी में, तो पेट्रो डॉलर यहाँ पर खतरे से दो चार है, जिसको अरब मुमालिक ने नथी किया था अपने तेल से कि तेल की सारी जो ट्रेड है वो डॉलर में होगी। अब वो सब कुछ खतरे में पड़ गया है। 3 बड़े स्ट्रेटेजिक लॉसेस हुए हैं यहाँ पर यूएस को। एक तो इनकी गल्फ में बेसिस का तबाह होना, इसका क्या मतलब है, इनकी प्रेजेंस कम होगी अब। फिर पेट्रो डॉलर को धचका और इनके यूरोपियन एलायंस का इनसे बिछड़ जाना, नेटो का डिसफंक्शनल हो जाना। और दूसरा, इजराइल का भी ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ कि यहाँ पर हमने रिजीम चेंज करना था। क्या मजाक समझा हुआ था इन्होंने ईरान को? तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को अब एनालाइज करते हुए ईरान सीधा हो गया। और यही चीज शायद अमेरिकन थिंकर्स को भी समझ आ रही है कि ये ईरान पर हमला करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसलिए पास्ट के प्रेसिडेंट्स ने आज तक ये जुर्रत नहीं की थी, हालांकि उनको प्लान पेश किए जाते रहे। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टूपिडिटी थी कि इन्होंने ये हमला लॉन्च किया। और फिर अब देखें, अब इनको फेस सेविंग नहीं मिल रही। हाँ, डॉलर्स इनके बहुत बन रहे हैं जो बैटिंग में लगाए जा रहे हैं, जुए प्रमोट किए जा रहे हैं। ईरान की जंग के पीछे आम लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है अपने बैटिंग प्रॉफिट्स बनाने के लिए। ये जरूर हो रहा है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एक एज है जो अपने मुल्क को कोई हासिल कर पाता है, वो यहाँ पर अमेरिका को नहीं मिल रहा। अमेरिका इस जंग में सीरियस हो या ना हो, ईरान बहुत सीरियस है। ईरान कह रहा है कि अब हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे कि तुम अपनी जो जवारी टैक्टिक्स हैं वो हमारे मुल्क पर अप्लाई करोगे, जो ड्रामेबाजी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि टॉक्स यहाँ पर फजूल हैं, हम इनको नहीं मानते। ना वो ईरान की एनरिच यूरेनियम हासिल कर सके, ना वो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को डेंट कर सके, और ना ही ईरान में रिजीम चेंज कर सके। तो अब जितनी मर्जी एपिसोड्स कर लें, रिजल्ट वही निकलना है, 0। लेकिन उसमें ये जरूर होगा कि अमेरिका की हेजीमनी इस रीजन में कम होगी और ओवरऑल दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाएगी। रूस, चाइना और ईरान का दुनिया के हवाले से जो एक विजन है वो एक्सेलरेट होगा। और वो क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड, रीजनल कनेक्टिविटी और नो टू फॉरेन इंटरवेंशन। रीजन के फैसले रीजन में ही होंगे। ये नई डायनामिक्स अब जन्म ले रही हैं इस जंग के नतीजे के बाद, और डेफिनेटली इसका फायदा हुआ है लॉन्ग टर्म में इस रीजन को। और इसलिए पुतिन ने फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप को यह खबरदार कर दिया कि अगर तुमने और इजराइल ने हमले रिज्यूम किए तो इसके एक्सट्रीमली एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ना सिर्फ इस रीजन और ईरान के लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए। और पुतिन ने मजीद ट्रंप को कहा कि ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन का जो आप सोच रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल और डेंजरस होगा। और अभी भी आप देख लें, ये जो तकरीबन 35-40 दिन इनकी जंग हुई है उसकी वजह से पूरी ऑयल मार्केट हिली हुई है। और अगर ये दोबारा हमला करते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर कितनी तबाही आएगी। इस वक्त पूरी दुनिया में एक फूड क्राइसिस जन्म ले रहा है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। और अगर इस मैडनेस को ना रोका गया तो फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। और अच्छी बात यह है कि पुतिन ने भी ट्रंप को खबरदार कर दिया इस हवाले से।
हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग है कि ईरान पर अगर एक और राउंड ऑफ स्ट्राइक्स किया जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, या आपके ख्याल में जो पीछे पावरफुल लॉबीज बैठी हैं वो ये हमला करवा कर ही दम लेंगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।